हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकित मौर्य आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि वॉइस क्या होता है। वॉइस किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ वॉइस। टाइप्स ऑफ वॉइस का मतलब कि वॉइस कितने प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी पिछले वीडियोज में। आज का जो वीडियो है वो वॉइस के ही ऊपर है, लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो वॉइस को हम किस प्रकार से पहचानेंगे उसके बारे में हमें बात करनी है। यानी कोई भी वाक्य दिया हुआ है, आपको पता करना है कि ये वॉइस किस प्रकार का वॉइस है, ठीक है ना। तो हमने अभी जो डेफिनेशन थे, जो उसकी कंडीशनिंग थे, उसके आधार पर हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि उसके स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी वाक्य को हम देखें और देख करके हम कैसे बता दें कि ये वाक्य आपका एक्टिव वॉइस है, या हमें कैसे पता चल जाए कि ये वाक्य एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है, ठीक है। तो हम दोनों प्रकार के वाक्यों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी हिंदी के वाक्य और इंग्लिश के वाक्य, दोनों प्रकार के वाक्यों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, वॉइस जो टॉपिक है वो बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, ठीक है। तो इसको बड़े धैर्य से आपको पढ़ना है, छोटी छोटी चीजों पर, बारीकियों पर आपको विशेष ध्यान देना है। हमने उस दिन आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया हुआ था। एग्जाम्पल में हमने आपको बताया हुआ था, जैसे पहला सेंटेंस आया था, मोहन राइट्स अ लेटर, ठीक। और सेकंड सेंटेंस था, a letter is written by मोहन, ठीक है। तो हमने बात की हुई थी कि मोहन राइट्स अ लेटर और a letter is written by मोहन, इनका हिंदी में अर्थ क्या होगा। पहले का होगा मोहन पत्र लिखता है, ठीक। और इसका होगा पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि अब ये जो वाक्य आपके लिखे हुए हैं, इन वाक्यों को आपको देख करके बताना है कि ये वाक्य किस प्रकार के वाक्य हैं, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। आपको ऐसे तो पता होगा है ऑलरेडी, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है और ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। एक्टिव वॉइस में हमने आपको बताया हुआ था कि एक्टिव वॉइस के बाद कौन से होंगे, जो भी वाक्य का सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, जब वाक्य का जो सब्जेक्ट है वह स्वयं कार्य करता है, तो वहां पर जो वाक्य होता है वो होता है अपना एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है, ठीक। और जब कोई वाक्य हो और उस वाक्य का सब्जेक्ट जो हो वो स्वयं कार्य ना करे, बल्कि उस सब्जेक्ट के लिए कोई कार्य किया जाए, तो वहां पर जो वाक्य होता है वो वाक्य आपका पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। यानी एक्टिव वॉइस में क्या होगा कि जो भी हमने सब्जेक्ट माना हुआ है, जिसे हमने सब्जेक्ट निर्धारित किया हुआ है, वो स्वयं कार्य करता है, यानी खुद कार्य कर रहा होता है। लेकिन जो पैसिव वॉइस का वाक्य होता है, वहां पर जो सब्जेक्ट होता है वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा होता है, बल्कि उसके लिए कार्य किया जाता है। अब उसके लिए कार्य करने का मतलब क्या है कि उसके लिए जो भी कार्य होगा वो कार्य तो होगा, लेकिन कार्य करने वाला जो कोई और होगा, ठीक। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इन सभी के बारे में हमने चर्चा की हुई है, ऑलरेडी आपको पहले से ही बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि किसी वाक्य में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किस प्रकार से हम पहचाने, स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी वाक्य लिखा हुआ है उसकी संरचना, स्ट्रक्चर जो है उसको देख करके हम कैसे पता चल जाए हमें कि ये वाक्य आपका एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, मोहन राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब यहाँ पर मोहन क्या है, मोहन स्वयं का
ठीक है ना। यहाँ पर लेटर जो है वो खुद कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि उसके लिए कार्य हो रहा है। तो लिखने का कार्य वो लेटर पर हो रहा है, ठीक है ना। जब लिखा जाएगा तो कहाँ पर लिखा जाएगा, लेटर पर, ठीक है ना। तो लिखने वाला कोई और है, जो यहाँ पर मोहन है, ठीक है ना। तो कार्य करने वाला कोई और होता है, और जो वाक्य का सब्जेक्ट से माना जाता है वो स्वयं कार्य नहीं कर रहा होता, उसके लिए कार्य किया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए, अब बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर के आधार पर क्या होगा। जैसे इसका हम अगर टेंस चेंज करें, मोहन क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स में चेंज करें, मोहन इज राइटिंग अ लेटर, ठीक। और टेंस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन हैज रिटन अ लेटर, ठीक। क्या हुआ यहाँ पर, हमने मोहन राइट्स अ लेटर, यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस और ईयर, इसके टेंस में परिवर्तन किया, क्या बना, मोहन इज राइटिंग अ लेटर। राइटिंग का मतलब क्या हुआ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनटू आईएनजी, ठीक। फिर हमने इसके टेंस में परिवर्तन किया, यहाँ पर हुआ मोहन हैज रिटन अ लेटर। रिटन अ लेटर का मतलब है हैज आपके हेल्पिंग वर्ब के, और रिटन मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप इन तीनों सेंटेंस को जब देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि यहाँ पर इन तीनों सेंटेंस में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तीनों में क्या है, सेम है। जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किसमें हो रहे हैं, वर्ब में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। वर्ब में जब परिवर्तन हो रहा होता है तो वहां पर आप देखिए क्या कंडीशनिंग है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। अब कंडीशनिंग आपको देखिए कि जब क्या हो, सेंटेंस के टेंस, सेंटेंस का टेंस तथा सब्जेक्ट के नंबर तथा अथवा पर्सन में परिवर्तन करने पर क्या हो, मेन वर्ब के रूप में परिवर्तन हो तो वो जो सेंटेंस तैयार होगा आपका, जो आपका सेंटेंस एक बनेगा, वो सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस होगा आपका एक्टिव वॉइस। इस बात को समझिए थोड़ा सा। हमने आपसे कहा कि जब सेंटेंस का टेंस, बात सेंटेंस नहीं हो रही, इस सेंटेंस के टेंस की बात हो रही है। जब किसी सेंटेंस के टेंस तथा उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर अथवा पर्सन में परिवर्तन करने पर, ठीक है ना, यानी आपके पास तीन चीजें हैं। नंबर 1 टेंस में परिवर्तन, नंबर 2 सब्जेक्ट के नंबर में परिवर्तन, नंबर 3 सब्जेक्ट के पर्सन में परिवर्तन, ठीक है ना। इन तीनों में से किसी में भी परिवर्तन करने पर, यानी किसी में भी परिवर्तन करने पर, सभी में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, या किसी एक में परिवर्तन करने पर हो सकता है, ठीक। तो इनमें से किसी में भी परिवर्तन करने पर क्या हो, जब हम परिवर्तन करेंगे इनमें, तो जो मेन वर्ब होगा उसके रूप में भी परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। तो जब किसी वाक्य के टेंस और सब्जेक्ट के नंबर अथवा पर्सन में परिवर्तन करने पर मेन वर्ब में भी परिवर्तन होने लगे, तो मान लीजिए वो वाक्य किस प्रकार का होगा, एक्टिव वॉइस होगा, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस वाक्य की सबसे बड़ी पहचान यही है कि जब हम किसी वाक्य के टेंस में परिवर्तन करते हैं या उसके सब्जेक्ट या नंबर में परिवर्तन करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब जो होगी उसमें भी परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हम इसके टेंस में परिवर्तन करेंगे, सब्जेक्ट के नंबर अथवा पर्सन में परिवर्तन करेंगे, तो हमारी जो मेन वर्ब
प्रकार से होगा। जैसे पहला वाक्य है मोहन राइट्स अ लेटर, ठीक है ना, मेन वर्ब को पकड़ के रखिए, ये आपका मेन पॉइंट है, मेन वर्ब में परिवर्तन होगा, तो इस पॉइंट को आपको पकड़ के रखना है, मेन वर्ब का रूप, वो मेन वर्ब है वो किस रूप में है, कहां पर यूज हो रही है, ठीक। देखिए यहां पर ये जो मेन वर्ब है राइट्स, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस इस रूप में है, ठीक है। तो ये वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, इसलिए ये वाक्य इस रूप में है, ठीक। सब्जेक्ट जो है वो आपका सिंगुलर नंबर का है, इसलिए ये जो मेन वर्ब है इस रूप में है, ठीक। तो यहाँ पर वाक्य के सब्जेक्ट और वाक्य के टेंस के अनुसार यहाँ पर जो मेन वर्ब आई है उसका रूप जो इस प्रकार का है वो किसके कारण है, वाक्य टेंस और सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार है, ठीक है। दूसरे वाक्य में आते हैं, दूसरे वाक्य में क्या हो रहा है, यहाँ पर मोहन इज राइटिंग अ लेटर। अब देखिए मेन वर्ब का क्या रूप है, मेन वर्ब का क्या रूप है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है और उसमें क्या जुड़ा है, आईएनजी जुड़ा हुआ है, ठीक। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जब हमने इसी वाक्य के टेंस में, बाकी सारी चीजें सेम है, देख लीजिए सब्जेक्ट सेम है, मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब का जो वास्तविक रूप है, रियल फॉर्म है, वो दोनों का सेम है, लेकिन जो इसमें यूज किया गया है उसके रूप में परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। तो मेन वर्ब भी सेम है, यानी वर्ब भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है, ठीक। तो जैसे ही हमने इसके टेंस में परिवर्तन किया तो यहाँ पर जो मेन वर्ब का रूप था उसमें भी परिवर्तन हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और टीएस लगा हुआ था और यहाँ पर हो गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनटू आईएनजी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, टेंस में परिवर्तन करने से मेन वर्ब में परिवर्तन हुआ। आगे बढ़ते हैं, मोहन हैज रिटेन अ लेटर। अब यहाँ पर मेन वर्ब क्या हो गए, यहाँ पर हो गए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होने लगा। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज होने का मतलब क्या हुआ कि हमने इसके टेंस में परिवर्तन किया, इसकी मेन वर्ब में भी परिवर्तन हो गया। जैसे जैसे इसके टेंस में परिवर्तन करते जा रहे हैं तो क्या होता जा रहा है, उसकी मेन वर्ब में भी परिवर्तन हो रहा है। जब किसी वाक्य के टेंस अथवा सब्जेक्ट के नंबर अथवा पर्सन में परिवर्तन करने पर क्या हो, मेन वर्ब के रूप में भी परिवर्तन हो, तो वाक्य आपका एक्टिव वॉइस होगा। बात समझ आ गया होगी, ठीक। तो ये थी बात आपकी एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस का जो वाक्य है वो किस प्रकार से हम पहचानेंगे। तो एक्टिव वॉइस का वाक्य कैसे पहचानेंगे, कि जब कोई वाक्य हो उस वाक्य के टेंस में परिवर्तन करेंगे। कोई भी वाक्य आपको दिया जाए, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपसे कहा जाए कि ये सेंटेंस है, इसको बताइए एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, आप उसके वाक्य के टेंस में परिवर्तन कर लीजिए। अगर उसके टेंस में परिवर्तन करने पर मेन वर्ब में भी परिवर्तन हो रहा है तो मान लीजिए वो वाक्य है वो आपका कैसा है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना। क्यों, आगे बात करते हैं पैसिव वॉइस में। क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में हमने सभी ने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है, जो बचपन से जब से हमने पैसिव वॉइस पढ़ना शुरू किया होगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना पढ़ा होगा, तो आपको सबसे मेन पॉइंट आपको रटाया जाता है कि जब हम किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये हम सभी को पता है और हम सभी को बताया गया है, क्यों किया जाता है उस बात को आज हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए पैसिव वॉइस में एक निश्चित रूप है और उस निश्चित रूप को हमने थर्ड फॉर्म के रूप में दिया हुआ है, ये इस पैसिव वॉइस का एक निश्चित रूप है, ठीक। एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का कोई भी निश्चित रूप नहीं है, पैसिव वॉइस में एक ही निश्चित रूप है कि जो भी मेन वर्ब यूज होगी यहाँ पर उस मेन वर्ब यहाँ पर केवल और केवल थर्ड फॉर्म का यूज ही होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए जिस प्रकार से हमने इसकी वाली बात की, इसी प्रकार से क्या होगा, पैसिव वॉइस के लिए क्या होगा कि जब सेंटेंस के टेंस तथा सब्जेक्ट के नंबर अथवा पर्सन में परिवर्तन करने पर क्या हो,
के रूप में, मेन वर्ब के रूप में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो जो वाक्य होगा, तो जो सेंटेंस आपका तैयार होगा, जो आपका पढ़ करके खाना तैयार होगा, वो कैसा होगा? पैसिव वॉइस होगा। ठीक, दोनों पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। हमने अभी बात की थी एक्टिव वॉइस के बारे में। इसमें परिवर्तन क्या होगा? मेन वर्ब जो होगी उसमें परिवर्तन होगा, और उसी का जस्ट अपोजिट है पैसिव वॉइस, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम इन सभी वाक्यों का इस बात का पैसिव ये है, दूसरे वाक्य का पैसिव क्या बनेगा? आ लेटर इज being written by मोहन। ठीक, और इस तीसरे वाक्य में बनेगा a letter has been written by मोहन। ठीक, तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखिएगा। पहले वाक्य का पैसिव देखिए, ये वाक्य था, इसका हमने जब पैसिव बनाया तो हुआ क्या? आ लेटर इज रिटन बाय मोहन। आ लेटर इज रिटन बाय मोहन। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये सब्जेक्ट बना, ये सब्जेक्ट के बाद ये आई आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ, और ये है आपकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब की किस फॉर्म में है? थर्ड फॉर्म में है। ठीक, तो मुख्य क्रिया का रूप है, मेन वर्ब का रूप है, वो थर्ड फॉर्म के रूप में है। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे सेंटेंस। ये हमने बात की पहले सेंटेंस का पैसिव है, दूसरे सेंटेंस का पैसिव क्या है? मोहन इज राइटिंग अ लेटर। इसका जब हमने पैसिव बनाया है तो ये बना अ लेटर इज बीइंग क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वो वाक्य जो है ऑलरेडी कंटीन्यूअस में है, तो उस कंटीन्यूअस का कंटीन्यूअस हम बनाएंगे, तो ये बन जाएगा इज बीइंग। ठीक, इसके बाद आया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। ठीक है, इसके बाद तीसरे वाक्य का हमने पैसिव बनाया आ लेटर हैज बीन रिटन, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फाइव। ठीक, अब आपने गौर किया होगा कि हुआ क्या हुआ यहाँ पर? जो भी सेंटेंस के हमने पैसिव बनाए हुए हैं, सेंटेंस का जो भी पैसिव बना हुआ है, उस पैसिव में जो भी मेन वर्ब का प्रयोग हुआ है, वो सभी मेन वर्ब एक ही रूप में है। यहाँ पर भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पर वाक्य जो था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, उसका पैसिव बनाया गया, वहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस था, उसका पैसिव बनाया गया, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट था, उसका भी पैसिव बनाया गया। यानी हमने टेंस में परिवर्तन किया हुआ है, जैसे हमने एक्टिव वॉइस में किया हुआ था। ठीक, एक्टिव वॉइस में जिस प्रकार से हमने टेंस में परिवर्तन किया था, तो क्या हुआ था? मेन वर्ब में परिवर्तन हो गया था। ठीक, लेकिन पैसिव वॉइस में भी हम परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन करने के बावजूद इसकी मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, मेन वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, तो अब मेन वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब वाक्य आपका पैसिव वॉइस होगा। ठीक है ना, अब देखिए जो मेन वर्ब की बात हो रही है, अब पैसिव वॉइस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो हर जगह को फॉलो करता है। ठीक है ना, ये पैसिव वॉइस का नेचर है, नेचर स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसको। क्या होता है कि अगर कोई वाक्य है, अगर हमें पहचानना है कि ये पैसिव वॉइस है या नहीं है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये आपका एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। ठीक है ना, तो आपने अगर टेंसेस के बारे में ऑलरेडी जानकारी ली हुई है, टेंसेस के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये वाक्य आपका एक्टिव है या पैसिव है। क्या होगा? जब कोई वाक्य हो पैसिव वॉइस में क्या होगा? वाक्य में क्या होगी? कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब होगी और प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या होगा?
वर्ब कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, ठीक है ना। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है कब, जब वाक्य आपका कंटीन्यूअस होता है, ठीक। लेकिन ये कंडीशनिंग कब होती है, मेन वर्ब कंटीन्यूअस, अब इसमें जो एक्टिव वॉइस का बनाएंगे स्ट्रक्चर तो ये हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, लेकिन ये केवल कंटीन्यूअस के लिए हो जाएगा। कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कब होगा, जब वाक्य आपका कंटीन्यूअस टेंस में होगा। लेकिन यहाँ पर टेंस से मतलब नहीं है, ऐसी वॉइस में जो स्ट्रक्चर लिखा है इसका टेंस से कोई लेने देना नहीं है, टेंस का लेने देना इस हेल्पिंग वर्ब का है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा कैसी होगी, कंटीन्यूअस ही होगी, ठीक है। जैसे अब देख लीजिए आपके सामने सभी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये था आपका वाक्य, इसका हमने कैसे बनाया, तो जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या है, कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, ठीक है ना। ये कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब है और कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, ठीक। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस में, ये आपकी इज लगी हुई है, इसके साथ में बीइंग लगा हुआ है, डबल कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब हो गई और उसके साथ में कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। इसके बाद है हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी सभी वाक्यों में क्या हुआ है, कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है और उस कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगाया गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जबकि प्रयोग क्या होता है, कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। यहाँ पर जिस प्रकार से जैसे इज लगा हुआ है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है, कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब तो लगी है लेकिन इसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। ये कहाँ होता है, एक्टिव वॉइस में होता है, ठीक। और इसी का जस्ट अपोजिट है, कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, मतलब वाक्य कैसा है, पैसिव वॉइस है, ठीक। तो पैसिव वॉइस पहचानने का सबसे इजी तरीका क्या है, सबसे बिल्कुल इजी है, देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए वाक्य में, ठीक, और कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पहचान सकते हैं। थोड़ा सा बात हिंदी के बारे में भी देख लीजिए। हिंदी के बारे में जैसे यहाँ पर कोई बात लिखा हुआ है, मोहन पत्र लिखता है, एक यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पर आपको नॉर्मल सेंस में, कॉमन सेंस में बताया जाता है कि वो पत्र लिखता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट है वो स्वयं कार्य कर रहा है, वही बात फिर से आ गई, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर स्वयं कार्य कर रहा है और जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं एक्टिव वॉइस के वो एक नॉर्मल सेंस में, कॉमन सेंस में बोला जाता है, ठीक। पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसको थोड़ा सा अलग तरीके से, अर्थ उसका सेम होता है, सेंस वही है, बात कहने का तरीका वही है, बात कहने का तरीका बदला है लेकिन उसका जो सेंस है वो सेम है दोनों का, केवल कहने का तरीका बदल जाएगा। क्या है, पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि मोहन पत्र लिखता है और दूसरे वाक्य में कह रहा है कि पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है। दोनों वाक्यों के अर्थ में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यानी जो अर्थ इस वाक्य का है वही अर्थ इस वाक्य का भी है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन बोलने और लिखने के तरीके में परिवर्तन हो गया है, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर कॉमन सेंस में वाक्य को बोला जाता है और इसमें क्या होगा, जो भी वाक्य है उसको थोड़ा सा घुमा करके बोला जाएगा, ठीक। अब वाक्य को देख करके कैसे पहचानेंगे, जब कोई वाक्य हो उस वाक्य में कोई मेन वर्ब का प्रयोग, जैसे यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, राइट है, ठीक है ना। जो भी मेन वर्ब हो उस मेन वर्ब के बाद क्या आ जाए, यानी जो भी वाक्य में मेन वर्ब, हिंदी के वाक्य बात करना है, जो भी वाक्य में मेन वर्ब हो मेन वर्ब के बाद जाना या गया, जाना या गया शब्द जुड़ जाए तो वाक्य कैसा होगा, पैसिव वॉइस होगा, ठीक। पत्र मोहन के द्वारा लिखा, लिखा मतलब लिखना, ये हो गई आपकी मेन वर्ब और उसके
से मेरे द्वारा पीटा गया, ठीक ना। तो ये सब क्या है, इन वाक्यों में क्या होगा, हिंदी के वाक्य जो आएंगे उनमें क्या होगा, एक तो मेन वर्ब होगी जिसे हमें इंग्लिश में प्रयोग करना होगा थर्ड फॉर्म के रूप में, एक तो वो मेन वर्ब आ जाएगी, एक और उस मेन वर्ब के जस्ट बाद में क्या आएगा, जाना शब्द। ये जाना शब्द जैसे यहाँ पर जाता बन गया, ठीक है ना, और इसी को पास्ट में यूज करते हैं या परफेक्ट में यूज करते हैं तो गया बन जाएगा, ठीक है। तो जाना शब्द या गया शब्द क्या होगा, वाक्य में जुड़ा होगा, ठीक है ना। इसके साथ में मेन वर्ब के साथ में जो भी आपकी मेन वर्ब होगी उसी के साथ में जुड़ा होगा जाना या गया शब्द। जब किसी मेन वर्ब के साथ में, हिंदी में किसी मेन वर्ब के साथ में, मुख्य क्रिया के साथ में जाना या गया शब्द जुड़ जाए तो मान लीजिए वो वाक्य कैसा होगा, पैसिव वॉइस होगा, ठीक। तो आपको कई सारे पॉइंट्स बताए हैं, आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा, अपने हिसाब से पॉइंट बना लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हमने जो कुछ भी आपको बताया, समझाया, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो पहले तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार फिर से समझने का प्रयास करिएगा। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा, तो हम अगले वीडियोज़ में उस पॉइंट के बारे में फिर से दोबारा डिस्कस कर लेंगे और आपको उस चीज़ को क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।